हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में क्रैक एमपीपीएससी में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम शंकर शातक कवर कर लिए थे। तो ये गौड़ डायनेस्टी के अंतिम शासक थे। तो अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ लास्ट था, ये कवर हो चुका था, आप प्रीवियस वीडियो में उनको देख लीजिए। ठीक, अब इनका हम इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है अब पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ गोंडवाना डायनेस्टी, क्योंकि आपके सिलेबस में ये एज इट इज मेंशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, आर्ट एंड कल्चर, ये सब पूछा जाता है। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो इसी तरह बनेगा कि प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब गोंडवाना डायनेस्टी की प्रशासनिक व्यवस्था को समझाइए, कैसे क्या है उसमें व्यवस्थाएं थी। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, इनके पार्ट में डिवाइड कर लेंगे कि हमें किस तरह से पढ़ना है। ठीक, तो स्टेटस ऑफ किंग पढ़ेंगे पहले। ठीक, स्टेटस ऑफ किंग मतलब कि राजा की क्या स्थिति रहती थी। ठीक, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, जो अधिकारी वगैरह थे, वो कौन सी पोस्ट में क्या काम था उनका, ये सब देखेंगे। ठीक, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गांव का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। ठीक, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सैन्य व्यवस्था कैसी थी, और टैक्सेशन कर व्यवस्था कैसी थी। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या देखेंगे, राजा की स्थिति, प्रशासनिक जो प्रशासन थे, और जो क्या पोस्ट थी, कैसे उनका वर्क था, क्या था। ठीक, और विलेज मतलब गांव का व्यवस्था, और ये आर्मी मतलब सैन्य व्यवस्था, और कर व्यवस्था। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटस ऑफ किंग क्या थे। ठीक, तो स्टेटस ऑफ किंग क्या था, हेरिडेटरी एंड ऑटोक्रेटिक, मतलब वंशानुगत था, और और ये क्या राजतंत्रात्मक था, मतलब राजा ही सब कुछ होता था। ठीक, तो ध्यान रखना ये पॉइंट। हेड ऑफ द ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब सभी व्यवस्थाओं का जो मेन हेड था वो कौन होता था, राजा था। ठीक, और उत्तराधिकारी बेस्ड ऑन सीनियरिटी मतलब क्या होता है कि उत्तराधिकारी कैसे बनते थे कि जैसे राजा का मान लो दो पुत्र हैं, तो राजा का बड़ा पुत्र ही बनेगा उत्तराधिकारी। ठीक, तो यही इसी तरह से ये वहाँ पे तब उस टाइम पे इसी तरह से व्यवस्थाएं थे। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स मतलब जो अधिकारी थे, उनका क्या वर्क था और क्या पोस्ट थी। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान जरूर रखना। ठीक, फौजदार, फौजदार का क्या काम रहता था, लाइक अ कमांडर इन चीफ मतलब जो व्यवस्थाएं थी, फौजदार एक पोस्ट थी, वो एक कमांडर इन चीफ आज के समय में जैसे कमांडर इन चीफ आप पढ़ते होंगे, तो ये उस टाइम पे क्या बोला जाता था इन्हें, फौजदार। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं दुर्गावती के फौजदार कौन था, अर्जुन दास। ठीक, तो इस तरह से ये व्यवस्थाएं थी। ठीक, दीवान, दीवान होता था जो वो क्या करता था, टैक्स कलेक्टर मतलब हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो यहाँ पे राजस्व व्यवस्था का राजस्व जो डिपार्टमेंट था, जो तो उसका कौन हेड था, दीवान, दीवान बोलते थे उसको। ठीक, और उसका मेन काम क्या था, ये टैक्स कलेक्ट करता था। ठीक है दोस्तों, पुरोहित, पुरोहित कौन होते थे, एडवाइस टू किंग एंड परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स मतलब ये राजा को सलाह देते थे, और जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते थे वो परफॉर्म करवाते थे। ठीक, तो फौजदार देख लिए, दीवान देख लिए, पुरोहित देख लिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भंडागारिक, मैनेज एंड प्रोवाइड वार मटेरियल्स। जैसे अब क्या होता है दोस्तों कि जो वार मटेरियल्स थे, युद्ध की जो सामग्री वगैरह थी, उसका भी एक देख रेख करने वाला एक पोस्ट थी, क्या थी, भंडागारिक। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना, भंडागारिक इसको उसमें मत लगा देना कि राशन वगैरह या ऐसे कंफ्यूज करके ऑप्शन आपको दे, तो उसमें मत लगाना। ये वॉर मटेरियल मतलब क्या, युद्ध की सामग्री की देख रेख करने वाला कौन होता था, भंडागारिक। ठीक, अब न्याय शास्त्री, तो इंटरप्रिटर ऑफ लॉस एंड बिगेस्ट जुडिशियल ऑफिसर आफ्टर किंग। तो अभी अभी हमने देखा था कि सबसे ऊपर किंग रहता था मतलब राजा, फिर इसके बाद सभी ऑफिशियल्स आते थे। ठीक, तो न्याय शास्त्री का मतलब क्या है
कि इंटरप्रेटर ऑफ लॉज, मतलब क्या, लॉज को देखता था, जो नियम कानून बनते थे उसको देखता था और उसको इम्प्लीमेंट कराता था, ठीक। और ये राजा के बाद बिगेस्ट जुडिशियल ऑफिसर था, मतलब न्याय का जो अधिकारी था राजा के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा यही था, ठीक। तो ध्यान रखना, ठीक दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे क्या था, ग्राम, एक ग्राम नाम से सबसे स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी, मतलब क्या, सबसे छोटी इकाई जो थी गांव की, सबसे छोटी इकाई जो थी उसको ग्राम बोलते थे, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते थे, ग्राम, ठीक। अब 23,000 गांव, उनमें से 12,000 सिकदार शासित थे और 11,000 रानी द्वारा शासित थे, ठीक। तो ये क्या एग्जाम्पल बता रहा है, कैसे, दुर्गावती, रानी दुर्गावती का जो एग्जाम्पल है। तो 23,000 गाँव थे, तो 12,000 सिकदार शासित थे और 11,000 रानी द्वारा शासित थे, ठीक। और इसका सोर्स सोर्स क्या बताएंगे दोस्तों, अबुल फजल, ठीक। तो अबुल फजल के द्वारा ये बता, मतलब उनकी लिटरेरी वर्क जो थी, जो उन्होंने लिखा था अपनी बुक्स वगैरह में, तो उसमें ये मेंशन था, ठीक, फैक्ट। अब ये देखते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सैन्य व्यवस्था। तो सैन्य व्यवस्था क्या है दोस्तों, आर्मी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मतलब जो सैन्य व्यवस्था थी वो 3 पार्ट्स में होते थे। कैसे, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, कैवलरी मतलब घुड़सवार, और एलिफेंट सेना आर्मी जो थी, हाथी सेना, ठीक। तो 3 टाइप्स में थी। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोंडवाना डायनेस्टी में सैन्य व्यवस्था किस प्रकार थी, या फिर कितने प्रकार में विभाजित थी, ठीक। तो 3 प्रकार में, ठीक, इन्फेंट्री, कैवलरी एंड एलिफेंट, ठीक। तो पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी सेना, ठीक है दोस्तों। आर्मी ऑर्गेनाइज्ड बाय फौजदार, फौजदार अभी हमने देख के आए थे, देखा था फौजदार, क्या था फौजदार, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फौजदार यहाँ पे क्या देखा था, लाइक अ कमांडर इन चीफ, ठीक, फौजदार कमांडर इन चीफ। चलिए तो आगे देखते हैं। ये हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया फौजदार तक, ठीक। अब लैक ऑफ आर्टिलरी, लैक ऑफ आर्टिलरी मतलब तोप खाना का अभाव रहता था। अब जैसे पहले इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने मॉडर्न आपके हथियार वगैरह नहीं थे, वेपन्स नहीं थे, तो तोप खाना का अभाव रहता था, ठीक। बाकी तो पैदल सेना और घुड़सवार और हाथी सेना जो थी ये तो थी, मतलब पर, ठीक। टैक्सेशन में देखते हैं। तो टैक्सेशन में अबुल फजल के अनुसार, ठीक, सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स जरूर मेंशन करें। जब भी आप आंसर राइटिंग करें उसमें सोर्स लिखना ना भूलें, ठीक, जितना याद है सोर्स जरूर लिखें, ठीक। तो अबुल फजल के अनुसार कुल उत्पादन का 1/6 भाग, मतलब ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे गोंडवाना डायनेस्टी में इतना टैक्स नहीं होता था, 1/6 पार्ट था जो कर के रूप में चुकाना पड़ता था, ठीक। तो ध्यान रखना, अगर गोंडवाना डायनेस्टी में पूछेगा कि कर व्यवस्था कैसी थी तो आपको यही बताना है अबुल फजल के अनुसार, ठीक, कुल उत्पादन का 1/6 भाग, ठीक। अकबरनामा के अनुसार गोंडवाना रियासत की प्रजा कर को तो कर को कैसे चुकाते थे, कर को हाथी, घोड़ा, सोने के रूप में चुकाते थे, ठीक। जैसे जो जो लोग खेती वगैरह नहीं सबके पास थी और नहीं कर सकते थे, तो वो लोग भी कर को चुकाते थे, कैसे, हाथी, घोड़ा, सोने के रूप में चुकाते थे, ठीक। चलिए तो आर्ट एंड कल्चर में देख लेते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर को कैसे पढ़ेंगे हम, गोंडवाना रियासत के, सबसे पहले लिटरेचर देखेंगे, मतलब साहित्य वगैरह, आर्किटेक्चर देखेंगे, जो स्थापत्य कला था, स्कल्पचर्स देखेंगे, जो जैसे वो इंस्क्रिप्शंस वगैरह रहते थे, और म्यूजिक वगैरह देखते थे, ठीक। तो इन 4 पार्ट में हम इसको आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं लिटरेचर वगैरह कैसे क्या था, ठीक। तो लिटरेचर में देखते हैं कि गोंड रूलर साहित्य के संरक्षक थे, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक। तो अब आएगा, इसे पूछेगा कि कौन सी डायनेस्टी साहित्य के संरक्षक रहे हैं, ठीक। तो कौन, गोंड शासक, ठीक, साहित्य के संरक्षक रहे हैं।
संग्राम शाह। अब संग्राम शाह दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस गौड़ शासक को संग्राम शाह की उपाधि मिली थी या दिया गया था। ठीक, तो ये आपको बताना है। ठीक, अब इनकी जो बुक्स वगैरह लिखे हैं, जो दरबारी कवि थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो संग्राम शाह ने कौन सी बुक लिखी थी? रस रत्नमाला। ठीक, महेश ठक्कर तिथि तत्व चिंतामणि। ठीक, दामोदर ठक्कर संग्राम शाही विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय। तो ये सब दरबारी कवि रहे हैं जो मेन इम्पोर्टेंट थे ये दरबारी कवि जो गौड़ शासक में। ठीक, तो ध्यान रखना, संग्राम शाह रस रत्नमाला, महेश ठक्कर तिथि तत्व चिंतामणि, दामोदर ठक्कर संग्राम शाही विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, और ये लैंग्वेज का क्या उपयोग करते थे? संस्कृत लैंग्वेज थे। ठीक, केशव लोगाची क्या लिखे थे? नृ सिंह चंपू मीमांसार्थ प्रकाश। ठीक, ध्यान रखना, केशव लोगाची, नृ सिंह चंपू मीमांसार्थ प्रकाश। पद्मनाथ भट्टाचार्य, दुर्गावती प्रकाश, समयावलोक, वीर चंपू। ठीक, हृदय शाह दोस्तों, हृदय शाह, हृदय प्रकाश, हृदय कौतुक। ठीक है दोस्तों, हृदय शाह के जो लिटरेरी बुक थे तो हृदय प्रकाश और हृदय कौतुक। ठीक, नरेंद्र शाह रस मंजरी, नरेंद्र शाह द्वारा क्या लिखी गई थी? नरेंद्र शाह द्वारा रस मंजरी। लक्ष्मी प्रसाद गजेंद्र मोक्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कवि रूपनाथ झा, इनके द्वारा लिखी गई थी गणेश नृपवर्णम एंड राम विजय महाकाव्य। ठीक, ध्यान रखना दोस्तों, कवि रूपनाथ झा द्वारा। ठीक, लैंग्वेज हिंदी में तो वो संस्कृत वाले थे। अब हिंदी वाले देखते हैं, हिंदी में भी कुछ लिटरेचर्स पाए गए थे। ठीक, कवि वीर वाजपेयी सुदामा चरित और प्रेम दीपिका। तो कवि वीर वाजपेयी द्वारा क्या? सुदामा चरित और प्रेम दीपिका। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। आर्किटेक्चर फीचर में क्या था? आर्किटेक्चर वगैरह, यूज ऑफ रफ स्टोन, अनगढ़ पत्थर। ठीक, अनगढ़ पत्थर मीन्स क्या कि जिस तरह से पत्थर पाते थे उसी तरह में ये आर्किटेक्चर बना देते थे। मतलब उसको ऐसा नहीं होता था कि उसको एक शेप में, रेगुलर शेप में कन्वर्ट करे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, मोटार प्लास्टर ऑन वॉल्स, मतलब मोटार प्लास्टर्स करते थे, मोटार का यूज करते थे। ठीक, थिक वॉल्स मतलब ये बहुत चौड़ी दीवार बनाते थे। ठीक, फ्लैट डोम्स मतलब चपटे गुम्बद टाइप के। तो इनके जो स्ट्रक्चर्स थे, आर्किटेक्चर्स, तो अनगढ़ पत्थर के यूज करते थे, मोटार प्लास्टर करते थे दीवार में, और बहुत चौड़ी चौड़ी दीवार बनाते थे। फ्लैट डोम्स बनाते थे, चपटे गुम्बद, जैसे गुम्बद आप देखते हैं ना आज ऐसे लंबे गुम्बद होते हैं, तो ऐसे लंबे नहीं थे, पहले चपटे गुम्बद होते थे। ठीक, तो इस तरह से ये आर्किटेक्चर फीचर हो गया। आगे देखते हैं सिंगौरगढ़ का किला। तो सिंगौरगढ़ का किला कहाँ है? दमोह में है। कंस्ट्रक्ट बाय संग्राम शाह, मेड कैपिटल बाय दलपत शाह। मतलब संग्राम शाह ने सिंगौरगढ़ का किला बनवाया था, फिर दलपत शाह द्वारा इसको अपना कैपिटल बना लिया था। ठीक, गढ़ा फर्स्ट कैपिटल ऑफ गोंडवाना रियासत। तो गढ़ा के बारे में आपको मेन दो नंबर में पूछा जा सकता है मेंस में। ठीक, तो फर्स्ट कैपिटल ऑफ गोंडवाना रियासत, और वहीं गढ़ा में क्या क्या बना था? बाजना मठ, संग्राम सागर, महलेयाम। ठीक, हस्तशिला, हस्तिशाला। ठीक, हस्तिशाला, मदन महल और पंचमठ। तो ध्यान रखना दोस्तों, बाजना मठ, संग्राम सागर, महलेयाम, हस्तिशाला और मदन महल, पंचमठ। ठीक, तो ये गढ़ा में। चौरागढ़ में देखते हैं, चौरागढ़ नरसिंहपुर में आता है। चौरागढ़ की दक्षिणी पहाड़ी को बुंदेला कोय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बुंदेला कोय किसे कहते हैं? चौरागढ़ की दक्षिणी पहाड़ी को। और ये चौरागढ़ कैपिटल किसके द्वारा बनाई गई थी? ये दुर्गावती द्वारा चौरागढ़ के किला को क्या बनाया गया था? कैपिटल बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। रामनगर कहाँ? मंडला में। कैपिटल किसके द्वारा बनाया गया था? ये हृदय शाह द्वारा ये इसको क्या बनाया गया था दोस्तों? कैपिटल बनाया गया था रामनगर को। और रामनगर में है क्या क्या? मोती महल, बेगम महल, बघेलिन महल, ठीक, भगत राय की कोठी, दल बादल महल। ठीक है दोस्तों,
तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे हम रामनगर को भी देख लिए। अब मंडला में भी देख लेते हैं। ये मंडला को कैपिटल किसके द्वारा बनाया गया था, नरेंद्र शाह द्वारा। और राजराजेश्वरी टेम्पल, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखें। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे आप स्टार लगा लें। ठीक, राजराजेश्वरी मंदिर कहाँ है, मंडला में। ठीक, सतखंडा महल, सतखंडा महल ये इसको आप बताइए दोस्तों। ठीक है, सतखंडा महल कहाँ है, सतखंडा महल। ठीक, स्कल्पचर में देख लेते हैं कैसा क्या इनका स्कल्पचर था। तो गौणकालीन मूर्ति कला में उसी प्रकार का अनगढ़पन मिलता है जैसा कि उस काल में निर्मित अन्य निर्माण में था। ठीक, तो मतलब क्या कि अनगढ़ जो पत्थर थे, ठीक, तो उन्हीं का ही इस्तेमाल करते थे स्कल्पचर में। तो वही इनको इतना नॉलेज नहीं था कि हम उसको काट छाट के कुछ ऐसा शेप दे सके, तो अनगढ़ पत्थर ही यूज करते थे। ठीक, हृदय शाह की पत्नी सुंदरी देवी द्वारा रामनगर के मंदिर में गणेश, सूर्य, नदी और नंदी, गणेश, सूर्य और नंदी की मूर्तियां का निर्माण करवाया। ठीक, तो मूर्तियों का निर्माण हृदय शाह की पत्नी सुंदरी देवी द्वारा, ठीक, रामनगर, यहाँ पे रामनगर के मंदिरों में तो गणेश, सूर्य और नंदी की मूर्तियों की स्टेब्लिश कराए। ठीक, अब राजराजेश्वरी मंदिर में संगमरमर की और कुछ भूरे पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई। ठीक, तो दोस्तों ये क्या है, सोर्स, मतलब ये वहां से प्राप्त हुई थी। हम म्यूजिक में देखते हैं, गढ़ा मंडला के शासकों के समय कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई। हम देखे थे, अभी अभी हम देखते थे कि साहित्य के संरक्षक किसको माना जाता था, गौड़ शासक को। ये एक आध बार कोई क्वेश्चन भी हमने देखे थे कि साहित्य के संरक्षक किसको माना जाता है, तो गौड़ शासक को। ठीक है दोस्तों, तो गौड़ शासक साहित्य के संरक्षक थे। ठीक, हृदय शाह, हृदय प्रकाश और हृदय कौतुक, ये हम पहले भी देख चुके हैं, 2 बुक। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से गौड़ डायनेस्टी पूरी खत्म हो जाती है। ठीक, गौड़ डायनेस्टी आपको इसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा आराम से, पूरी शुरू से इसकी जो सीरीज है पूरा जरूर देखिएगा। 4 से 5 होंगी जहाँ तक है, तो उनको भी आप देख लीजिए, शुरू से आप देखिए। और ये पूरी गौड़ डायनेस्टी आपको यहाँ पे पूरी क्लास में ही खत्म हो जा रही है। ठीक, तो आपको या तो आपको इसको नोट्स भी बना सकते हैं, हैंड रिटन खुद के नोट्स, या फिर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा गौड़ डायनेस्टी, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक, तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों कि महले आम हम पढ़ चुके हैं कि महले आम, यहाँ एक तालाब था, फिर उसके बीच में महले आम था। तो महले आम का क्या काम था और किसने बनवाया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये क्वेश्चन को। ठीक, ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी डायनेस्टी को हम कवर करेंगे। तो ये गौड़ डायनेस्टी हो गई, अब या तो बघेल डायनेस्टी या फिर बुंदेल डायनेस्टी अपन पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो से। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम पूरी MPPSC के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।